अगर कोई ये कहे कि हम इंसान, हमारी ये विशाल पृथ्वी, हमारे सारे महासागर और यहाँ तक कि सारे पहाड़ भी। हाँ, और बृहस्पति जैसा भीमकाय ग्रह भी, मतलब अगर कोई कहे कि ये सब कुछ असल में इस सौरमंडल के बचे हुए सिर्फ 0.001% मलबे से बना है, तो क्या इस बात पर यकीन करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। सुनने में तो ये एकदम नामुमकिन सा लगता है। सही कहा, क्योंकि आज की हमारी रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। इस गहन विश्लेषण में हम देखेंगे कि हमारे पूरे सौरमंडल का 99.99% हिस्सा, मतलब 99.99% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सूरज है। और यही बात इस ब्रह्मांड की संरचना को इतना हैरान करने वाला बनाती है। बिल्कुल। आज हम इसी संरचना को गहराई से समझने वाले हैं, लेकिन एक दिक्कत है। वो क्या? दिक्कत ये है कि जब हम इस विषय के दस्तावेज उठाते हैं तो नाभिकीय संलयन, समकालिक घूर्णन, जोवियन ग्रह जैसे भारी भरकम शब्द रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। हाँ, विज्ञान की भाषा अक्सर आम लोगों को डरा देती है। तो हमारा आज का मिशन महज तथ्यों को पढ़ना नहीं है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज हम विज्ञान की इस जटिल भाषा का शब्द दर शब्द या वर्ड टू वर्ड ऑपरेशन करेंगे, ताकि ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बिल्कुल साफ साफ समझ में आ सके। और ये विषय वाकई बहुत खूबसूरत है। देखिए, ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो आज हमारी त्वचा पर जो सूरज की एक हल्की सी किरण पड़ रही है, उसका सीधा संबंध उस महाविस्फोट से है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की नींव रखी थी। शून्य से लेकर आज के इस जटिल सौरमंडल तक हर एक घटना, हर एक कण आपस में भौतिकी के बहुत ही सटीक नियमों से जुड़ा हुआ है। और आज हम उन्हीं नियमों को डिकोड करेंगे। तो कहानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। हमारी रिसर्च बताती है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट, या जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, वो हुआ था। जॉर्ज लेमेंतेर ने यह सिद्धांत दिया था। हाँ, जॉर्ज लेमेंतेर। लेकिन विज्ञान सिर्फ थ्योरी पर तो नहीं रुकता ना। नासा के 2001 के MAP और 2003 के WMAP मिशन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। बिल्कुल, और ब्रह्मांड के फैलने का अर्थ ये नहीं है कि चीजें एक खाली जगह में बाहर की तरफ उड़ रही हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष यानी स्पेस खुद ही खींच रहा है, किसी गुब्बारे की तरह फैल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम समय में पीछे जाएं तो यह पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, सघन और अत्यधिक गर्म बिंदु पर केंद्रित रहा होगा। अच्छा। लेकिन भौतिकी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विस्फोट के बाद जो विशुद्ध ऊर्जा निकली, उसे द्रव्यमान या मास कैसे मिला? चीजें ठोस कैसे बनी? हाँ, और यहीं पर साल 2010 और 2012 के बीच स्विट्जरलैंड में हुआ CERN का LHC महाप्रयोग तस्वीर में आता है। सही बात है। हमारी रिसर्च के अनुसार इसी प्रयोग ने हिग्स बोसॉन की खोज की थी, जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जी, बताइए। ये जो गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण नाम है, ये सुनकर तो लगता है जैसे विज्ञान और आध्यात्म का कोई मिलन हो रहा हो। क्या वाकई में हिग्स बोसॉन का ईश्वर से कोई लेना देना है, या ये सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए एक PR स्टंट था? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। असल में ये पूरी तरह से मीडिया द्वारा उछाला गया नाम है। वैज्ञानिक इसे कभी गॉड पार्टिकल नहीं कहना चाहते थे। अच्छा, तो फिर इसका असली काम क्या है? इस कण का काम बहुत ही बुनियादी है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य क्षेत्र या फील्ड बिछा हुआ है। जब ऊर्जा के कण इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो उन्हें एक तरह की रुकावट महसूस होती है। जैसे पानी के अंदर चलने पर हमें रुकावट महसूस होती है? विमान या वजन मिलता है। अगर हिग्स बोसॉन नहीं होता तो कोई भी कण एक दूसरे से जुड़कर परमाणु नहीं बना पाता। बाप रे! मतलब अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता? बिल्कुल, न तारे बनते, न ग्रह बनते और न ही जीवन संभव हो पाता। क्योंकि यह कण ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए इतना मौलिक है, इतना जरूरी है, इसलिए इसे मीडिया ने गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया। अब समझ में आया। तो इस कण ने द्रव्यमान दिया, चीजें जुड़ना शुरू हुई और फिर बनी आकाशगंगाएं। हाँ, गैलेक्सीज। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, या अंग्रेजी में मिल्की वे। दस्तावेज बताते हैं कि इसका 80% भाग सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है।
घुमावदार है। और गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन से देखा था। लेकिन आज की हमारी जो शब्द दर शब्द थीम है, उसके हिसाब से इस दुग्ध मेखला शब्द का असल अर्थ क्या है? चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। दुग्ध का अर्थ है दूध और मेखला का अर्थ है घेला या बेल्ट। ओके। प्राचीन काल में जब लोगों ने रात के बिल्कुल अंधेरे आसमान में तारों का एक सफेद धुंधला सा बैंड देखा, एक घेरा सा देखा, तो उन्हें लगा जैसे आसमान में दूध की कोई चमकती हुई नदी बह रही हो। क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक नाम है ना? इसलिए इसे दुग्ध मेखला नाम दिया गया। और इसके बिल्कुल पड़ोस में जो दूसरी विशाल आकाशगंगा है, उसका नाम देवयानी या एंड्रोमेडा है। दुग्ध मेखला के अंदर तो अनगिनत गतिविधियां चल रही हैं। रिसर्च में एक और शब्द बार बार आता है, निहारिका या नेबुला। अगर मैं एक साधारण सा उदाहरण दूं, तो क्या हम निहारिका को ब्रह्मांड का एक कॉस्मिक मैटर्निटी वार्ड कह सकते हैं? एक ऐसा अस्पताल जहां तारों का जन्म होता है। ये एक बहुत ही सटीक और खूबसूरत तुलना है। निहारिका शब्द असल में संस्कृत के निहार से बना है। निहार, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है धुंध या कोहरा। अंतरिक्ष में ये हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल का एक विशालकाय बादल होता है। जब इस धुंध के अंदर एक हिस्से में बहुत सारा मलबा इकट्ठा होने लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल आपस में तेजी से टकराने लगते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, राइट? बिल्कुल। और इस भयंकर दबाव से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि उस बादल के केंद्र में आग भड़क उठती है और इस तरह एक नए तारे का जन्म होता है। और ऐसे ही एक कॉस्मिक मैटर्निटी वार्ड से आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे अपने तारे का जन्म हुआ था, यानी हमारा सूर्य। हमारा अपना पावर हाउस। हाँ, सूर्य हमारे सिस्टम का पावर हाउस है। स्रोत सामग्री में सूर्य की संरचना के 4 मुख्य भाग बताए गए हैं: क्रोड, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और किरीट। चलिए इन भारी शब्दों का भी शब्द दर शब्द ऑपरेशन कर ही लेते हैं। बिल्कुल, बताइए। देखिए, सूर्य का सबसे भीतरी केंद्र है क्रोड या कोर। यहाँ का तापमान बहुत ही भयंकर होता है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उफ, 1.5 करोड़ डिग्री! हाँ, इसके बाद बाहर की तरफ आता है प्रकाश मंडल। इसे भी तोड़ते हैं। प्रकाश यानी रोशनी और मंडल यानी क्षेत्र। तो ये सूर्य की वो चमकती हुई सतह है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। एकदम सही। और इसके ठीक ऊपर का वायुमंडल है वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर। वर्ण का मतलब होता है रंग। ये सूर्य का वह किनारा है जो एक लाल रंग के घेरे की तरह दिखाई देता है। समझ गई। और फिर आता है सबसे बाहरी हिस्सा, किरीट, या जिसे इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। कोरोना। अब देखिए, कोरोना शब्द सुनकर पिछले कुछ सालों से जो घबराहट होती है वो एक अलग ही बात है। हाँ, वो तो है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, लैटिन भाषा में कोरोना का मतलब मुकुट होता है, राइट? सही कहा आपने। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की मुख्य चमकती हुई सतह यानी प्रकाश मंडल छिप जाता है। उस समय सूर्य के चारों ओर एक चमकता हुआ सफेद और धुंधला सा बाहरी आवरण दिखाई देता है, जो किसी मुकुट की तरह लगता है। बिल्कुल, यही क्रीट या कोरोना है। और मजेदार बात यह है कि यह अत्यधिक मात्रा में एक्सरे उत्सर्जित करता है। लेकिन यहाँ भौतिकी का एक बड़ा सवाल मुझे खटक रहा है। पूछिए। आपने कहा कि सूर्य के क्रोड का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारी रिसर्च में लिखा है कि बाहर आते आते जो सतह है यानी प्रकाश मंडल, उसका तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब अगर अंदर इतनी भयंकर आग लगी है तो सतह इतनी ठंडी क्यों है? मतलब सूर्य के मानकों के हिसाब से तो 6000 डिग्री ठंडा ही हुआ ना? ये सवाल सूर्य की कार्यप्रणाली को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक बहुत ही विशाल अलाव या बॉनफायर जल रहा हो। अच्छा। अलाव के बिल्कुल बीच में जहां लकड़ियां जल रही हैं, वहां गर्मी सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। लेकिन जैसे जैसे वो गर्मी बाहर की तरफ निकलती है, उसे एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैलना पड़ता है। ओहो, तो सूर्य का आकार इतना भीमकाय है कि उसके केंद्र से सतह तक आते आते ऊर्जा को एक विशालकाय क्षेत्रफल में बंटना पड़ता है। एकदम सही। फैलने की वजह से उस ऊर्जा का घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे सतह का तापमान गिरकर 6000 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। क्या बात है! और ये भयंकर आग जल कैसे रही है? दस्तावेज में हेंसबेथ के हवाले से बताया गया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व हैं। हाँ।
और जो वैज्ञानिक प्रक्रिया इस पूरी भट्टी को चलाती है उसे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया है। इसे हमारी शब्द दर शब्द मशीन में डालकर देखते हैं। ये नाभिकीय संलयन असल में काम कैसे करता है? देखिए, नाभिकीय मतलब जो परमाणु के नाभिक या केंद्र से जुड़ा हो, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना या एक हो जाना। ओके। सूर्य के क्रोड में दबाव इतना भयंकर होता है कि जो हाइड्रोजन के कण आमतौर पर एक दूसरे से दूर भागते हैं, उन्हें जबरदस्ती एक दूसरे में धकेल दिया जाता है। बाप रे। 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में इतनी जोर से टकराते हैं कि वे जुड़कर एक हीलियम का भारी नाभिक बन जाते हैं। इस जुड़ने की प्रक्रिया में थोड़ा सा द्रव्यमान या मास बच जाता है, या कह लें कि खो जाता है। और यही वो मास है जो ऊर्जा बनता है। बिल्कुल। आइंस्टाइन के मशहूर फॉर्मूले E=mc² के अनुसार वही खोया हुआ थोड़ा सा द्रव्यमान एक महाविशाल शुद्ध ऊर्जा और प्रकाश में बदल जाता है। और वही प्रकाश अंतरिक्ष में 8 मिनट और 16.6 सेकंड की यात्रा करके हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। ये सच में अद्भुत है। बिल्कुल है। अब जब हमारे पास ये महाविशाल भट्टी यानी सूर्य तैयार हो गई है, तो इसके चारों ओर ग्रहों का निर्माण शुरू होता है। और यहाँ सूर्य की इसी प्रचंड गर्मी ने सौर मंडल में एक बहुत बड़ा महाविभाजन कर दिया। एक बहुत बड़ा बंटवारा। हाँ, हमारे ग्रह 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बट गए, चट्टानी दुनिया और गैस के विशाल गोले। बिल्कुल, सूर्य की गर्मी ने ही तय किया कि कौन सा ग्रह कैसा बनेगा। जो ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक बन रहे थे, वहां गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम वो टिकी नहीं पाई, वे उड़ गईं। सिर्फ भारी तत्वों और चट्टानें ही बची रह गईं। हाँ, और इन्हें आंतरिक ग्रह कहा गया। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। वहीं जो ग्रह सूर्य से दूर बने, जहां तापमान बहुत कम था, वहां ये गैसें और बर्फ जमा हो पाई। एकदम सही, और उन्होंने विशाल आकार ले लिया। इन्हें बाह्य ग्रह कहा गया, जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। हमारी रिसर्च में इनके लिए 2 और वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल हुए हैं, पार्थिव और जोवियन। चलिए इन्हें भी डिकोड करते हैं। पार्थिव शब्द का अर्थ है पृथ्वी के समान। पृथ्वी की तरह ये ग्रह ठोस चट्टान से बने हैं। इनका घनत्व बहुत उच्च है, मतलब भारी है ये। इनकी उपग्रह या तो शून्य है या बहुत कम है, और इनके चारों ओर कोई छल्ले या वलय नहीं होते। और जोवियन का क्या मतलब है? जोवियन शब्द रोमन देवता जोव से आया है, जो असल में बृहस्पति या जुपिटर का ही दूसरा नाम है, यानी बृहस्पति के समान। अच्छा। ये ग्रह गैस और बर्फ से बने हैं। इनका घनत्व कम है, इनके पास गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण ढेर सारे उपग्रह हैं, और इनमें स्पष्ट वलय प्रणाली यानी रिंग्स मौजूद हैं। Here's where it gets really interesting. मतलब यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण और नियमों के चक्कर में एक बेचारा ग्रह हमेशा के लिए ग्रहों की लिस्ट से बाहर हो गया। यम यानी प्लूटो। हाँ, प्लूटो। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की परिभाषा ही बदल दी। What's fascinating here is यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर करना कोई सजा नहीं थी। ये हमारे विज्ञान की समझ का विकास था। मतलब हमने ग्रहों को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। बिल्कुल। इस नई परिभाषा के अनुसार ग्रह कहलाने के लिए एक नई शर्त जोड़ी गई कि उसे अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए। अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए, इसका भौतिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि उस पिंड में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए कि वह अपनी कक्षा के आसपास के छोटे मोटे उल्का पिंडों या क्षुद्र ग्रहों को या तो खुद में मिला ले या उन्हें धकेलकर बाहर कर दे। ओहो, तो प्लूटो ये नहीं कर पाया? नहीं, प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर था कि वो अपना रास्ता साफ नहीं कर पाया। इसलिए उसे एक नए ग्रुप बोने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। नियम तो नियम है, ब्रह्मांड किसी के साथ रियायत नहीं करता। बिल्कुल नहीं। चलिए अब इन ग्रहों का चरित्र चित्रण करते हैं, क्योंकि हर ग्रह ने इन नियमों को अपने अलग अंदाज में लागू किया है। लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध सूर्य के सबसे करीब है, तो उसे सबसे गर्म होना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन हमारी रिसर्च कहती है कि शुक्र सबसे गर्म है। ऐसा क्यों है? वह ये बहुत ही शानदार विरोधाभास है। बुध सबसे करीब जरूर है और वहां का तापांतर सबसे खौफनाक है। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री। बाप रे, इतना बड़ा अंतर। हाँ, लेकिन बुध के पास गर्मी रोक कर रखने के लिए कोई वायुमंडल ही नहीं है।
दूसरी तरफ शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत ही मोटा और घना वायुमंडल है, जो गर्मी को फंसा लेता है। बिल्कुल। यह गैस सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती। इसे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी वजह से शुक्र पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र के बारे में एक और अजीब बात है, इसे भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन ये अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज। हाँ, उल्टा घूमता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है। मतलब अगर शुक्र ग्रह की सतह से देखा जाए तो सूरज पश्चिम से उगेगा और पूर्व में डूबेगा। ये अपने आप में कितना अजीब है। बिल्कुल अजीब है। इसके बाद हमारी अपनी ब्लू मार्बल यानी पृथ्वी आती है, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यही झुकाव ये तय करता है कि पृथ्वी के किस हिस्से पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, जो हमारे यहाँ ऋतुओं या मौसम बदलने का मुख्य कारण है। और पृथ्वी के पास उसका अपना एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, चंद्रमा। चंद्रमा के साथ भौतिकी की एक बहुत ही खास स्थिति जुड़ी है, जिसे समकालिक घूर्णन या सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। हाँ, इस समकालिक घूर्णन को डिकोड करते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जो कि 27 दिन और 8 घंटे है, ठीक उतने ही समय में वो अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। सही कहा। इसके लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक खंभे को पकड़कर उसके चारों तरफ गोल घूम रहा हो, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उस खंभे की तरफ ही हो। हाँ, ये एक बहुत अच्छा विजुअल है। वो इंसान खंभे का भी चक्कर लगा रहा है और इस प्रक्रिया में खुद भी अपनी जगह पर धीरे धीरे गोल घूम रहा है। बिल्कुल सही उदाहरण है। दोनों गतियां परिक्रमण और घूर्णन एकदम सिंक में हैं, और यही कारण है कि पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देखा जा सकता है। चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही दिखाई देता है, उसका डार्क साइड या पिछला हिस्सा कभी नजर नहीं आता। ये बात हमेशा रोमांचित करती है। वैसे दस्तावेज में चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा गया है, और इसे एक और नाम दिया गया है, जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट। अब जीवाश्म तो हम डायनासोर की हड्डियों को कहते हैं, चांद को जीवाश्म क्यों कहा गया है? देखिए, जीवाश्म उन चीजों को कहते हैं जो बीते हुए समय के इतिहास को अपने अंदर बिना किसी बदलाव के सुरक्षित रखती हैं। अच्छा। पृथ्वी पर हवा, पानी, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार सतह को बदलते रहते हैं। अगर पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड गिरकर गड्ढा बनाता है, तो लाखों सालों में वो हवा और पानी के घर्षण से मिट जाता है। हाँ, मौसम उसे बदल देता है। लेकिन चंद्रमा पर न हवा है, न पानी, और न ही कोई भूगर्भीय गतिविधि। वहां अरबों साल पहले गिरे उल्कापिंडों के गड्ढे आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं। वो एक शांत दुनिया है जो हमारे शुरुआती सौरमंडल के इतिहास को एक जीवाश्म की तरह समेटे हुए है। क्या बात है! ये ब्रह्मांड का एक जीवित म्यूजियम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मंगल की ओर। ये लाल ग्रह है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग मौजूद है। बिल्कुल। और यहाँ के पहाड़ तो गजब है। निक्स ओलंपिया पर्वत हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, और ओलंपस मेसी पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। लेकिन एक्सपर्ट एक बात बताइए, मंगल पर इतने विशाल ज्वालामुखी कैसे बन गए? इसका कारण मंगल की भूगर्भीय संरचना है। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती रहती है, इसलिए ज्वालामुखी एक जगह पर बहुत बड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि सतह खिसक जाती है। बिल्कुल। लेकिन मंगल पर प्लेट्स नहीं खिसकती, इसलिए एक ही ज्वालामुखी करोड़ों सालों तक एक ही जगह पर लावा उगलता रहता है, और वो लावा जमा होकर इतना विशाल पहाड़ बन जाता है। इसी दिलचस्प ग्रह का अध्ययन करने के लिए भारत के इसरो ने 2013 में मंगलयान भेजकर इतिहास भी रचा था। वो तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। खैर, मंगल के बाद हम गैस और बर्फीले दानवों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर? हाँ। लेकिन हमारी रिसर्च में एक हैरान करने वाला तथ्य है। इतना विशाल और भारी होने के बावजूद ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, सिर्फ 10 घंटे में एक चक्कर। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी भरकम ट्रक किसी रेसिंग कार को स्पीड में हरा दे। बिल्कुल। और इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और फिर आता है सौरमंडल का सुपर मॉडल शनि, जिसके चारों ओर 7 स्पष्ट वलय या छल्ले हैं। लेकिन शनि की सबसे बड़ी खासियत इसका घनत्व है।
इसका घनत्व पानी से भी कम है। हाँ, डेंसिटी बहुत कम है। इस पॉइंट को आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इतनी बड़ी पानी की बाल्टी ले आए जिसमें शनि ग्रह समा सके, तो वो उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर एक सेब की तरह तैरने लगेगा। ये सुनने में किसी विज्ञान कथा या साइफाई जैसा लगता है, लेकिन ये विशुद्ध भौतिकी है। कैसे? शनि मुख्य रूप से बहुत ही हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और इसका कोई ठोस धरातल नहीं है, इसलिए इसका औसत घनत्व पानी से भी कम हो जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उपग्रह टाइटन है। इसके बाद आता है लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस। 1781 में विलियम हर्शल ने इसे खोजा था। इसका अक्षीय झुकाव इतना ज्यादा है कि अपनी कक्षा में लुढ़कता हुआ सा प्रतीत होता है। हाँ, बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अतीत में किसी बहुत बड़े आकाशीय पिंड ने इसे जोरदार टक्कर मारी हो और इसे एक तरफ झुका दिया हो। और मजेदार बात यह है कि शुक्र की तरह ये भी दक्षिणावर्त यानी उल्टा घूमता है। बिल्कुल सही। अंत में आता है वरुण यानी नेपच्यून। मीथेन गैस की भारी मौजूदगी के कारण ये हरे रंग का प्रकाश छोड़ता है। और क्योंकि वरुण सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए इसकी कक्षा बहुत बड़ी है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, पूरे 164.8 वर्ष। बाप रे, एक चक्कर में 1.5 सदी से ज्यादा। तो ग्रहों की बात तो हो गई, लेकिन जब कोई विशाल इमारत या घर बनता है तो थोड़ा बहुत मलबा भी बची जाता है। अंतरिक्ष का मलबा? हाँ, हमारे अंतरिक्ष में भी ये मलबा तैर रहा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स की एक पूरी बेल्ट है। माना जाता है कि ये उन ग्रहों के टुकड़े हैं जो कभी पूरी तरह से बन ही नहीं पाए या किसी विस्फोट में टूट गए। इसमें 4 वेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे बिना दूरबीन के नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अंतरिक्ष के मलबे का एक और खूबसूरत रूप है धूमकेतु या कॉमेट्स। चलिए इसका भी शब्द अर्थ निकालते हैं। बिल्कुल, बताइए। धूम्र का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका या झंडा। ये गैस, बर्फ और धूल के जमे हुए पहाड़ होते हैं। जब ये अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य की भयंकर गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस बनने लगती है। और वो पूंछ कैसे बनती है? उसी समय सूर्य से निकलने वाली सौर पवन या सोलर विंड इस गैस और धूल को पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे एक लंबी चमकदार पूंछ बन जाती है। ओहो! इसीलिए ये पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। हेले धूमकेतु इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो हर 76 साल में पृथ्वी से दिखता है। और आखिरी मलबा है उल्का या मीटियोर्स, जिन्हें हम आम भाषा में टूटते हुए तारे कहते हैं। असल में वो तारे नहीं होते। हाँ, ये अंतरिक्ष के छोटे पत्थर या धूल के कण होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर हमारे वायुमंडल में बहुत तेजी से प्रवेश कर जाते हैं और हवा के साथ घर्षण या फ्रिक्शन के कारण ये जल उठते हैं और हमें एक चमकती हुई लकीर दिखाई देती है। बिल्कुल। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, मतलब अगर हम इन सब चीजों को बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये पूरा सिस्टम एक गुरुत्वाकर्षण का नृत्य है, एक कॉस्मिक डांस। हाँ, विशाल ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड की शुरुआत में हमने जो तथ्य रखा था वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.99% भाग अकेले सूर्य के अंदर समाया हुआ है। सच में ये बात तो दिमाग को सुन कर देती है। 99.99%, मतलब बृहस्पति, शनि, हमारी पूरी पृथ्वी, महासागर, इंसानियत, ये सब कुछ मिलकर उस बचे हुए मात्र 0.01% का एक बेहद मामूली हिस्सा भर है। सूर्य का यही महाविशाल द्रव्यमान और उसका अपार गुरुत्वाकर्षण बल ही वो गोंद है जो बुध से लेकर वरुण तक सभी ग्रहों को, उन क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट को और यहां तक कि दूर से आने वाले धूमकेतुओं को अपनी अपनी सटीक कक्षा में बांध कर रखता है। ये एक अत्यंत संतुलित और शक्तिशाली भौतिक तंत्र है। तो आज के इस शब्द दर शब्द विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही सटीक और सख्त वैज्ञानिक नियमों से चलने वाला ढांचा है। यहाँ कोई भी चीज बिना कारण के मौजूद नहीं है। सही बात है। चाहे वो एक विशाल निहारिका हो जहां तारे जन्म लेते हैं, या मंगल और बृहस्पति के बीच भटकता हुआ एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह, हर चीज का एक अर्थ है, एक नियम है। और आज की पूरी स्रोत सामग्री और चर्चा से जो एक अंतिम विचार उभर कर सामने आता है वो ये है कि इस कॉस्मिक दुनिया में अस्तित्व बनाए रखने के नियम कितने निर्मम और सख्त हैं। निर्मम कैसे? सोचिए, आज हमने देखा कि सौर मंडल का 99.99% हिस्सा सिर्फ सूर्य है जो अपने भयंकर गुरुत्वाकर्षण से पूरे सिस्टम पर राज करता है।
और दूसरी तरफ 2006 में प्लूटो को महज इसलिए ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो अपनी कक्षा को साफ नहीं रख पाया था। बहुत सख्त नियम है। यह सोचने वाली बात है कि इस ब्रह्मांड में या तो आपके पास सूर्य जैसा विशाल गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए जो सबको अपने प्रभाव में रख सके, या फिर आपको प्लूटो की गलती से सीखते हुए अपना रास्ता खुद साफ करना आना चाहिए, वरना इस अनंत कॉस्मिक डांस में आपके लिए कोई जगह नहीं है। एक बहुत ही गहरा, रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार। वो रात का आसमान अब कभी पहले जैसा नहीं लगेगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण के लिए बस इतना ही। विज्ञान के इन भारी भरकम शब्दों को इतनी आसानी से सुलझाने के सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य और एक नए विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।